जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में जो है 5 से 6 मॉडल पेपर जो है आपको करा दिया जाए जब तक जो है आपका एग्जाम नहीं होता है। तो इसके पहले जो है आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने किए हैं और ऐसे सब्जेक्ट जो कि बाकी रह गए थे उनको भी जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो क्लास में जो है हम 100 एमसीक्यू करेंगे जो कि 100% हमारे आरआरबी सिलेबस के ऊपर जो है वो आपका बेस रहेगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर सिलेबस याद दिला देता हूँ कि जो आपका आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा इसमें से फार्मेसी का जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका यहाँ पर फार्मेसी का पोर्शन है, उससे जो है टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के जो आपके यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल साइंस के होंगे। तो जनरल साइंस से हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। इसके अलावा जो है आपके रीजनिंग मैथ वगैरह से जो है क्वेश्चन होंगे 10 और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे 10 और आपके फार्मेसी से क्वेश्चन होंगे 70। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि 85 प्लस जो है वो हमें स्कोर करना है आउट ऑफ 100 में से जो है 85 प्लस जो है वो हमें स्कोर करना है। और सिलेबस की बात की जाए तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, जो आपका बी फार्मा के सारे सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट हैं ये जो है आपका पूरा सिलेबस आरआरबी में जो है आपका दिया गया है। अगर आपने डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो इसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, आधे से अधिक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका जो है हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऑलरेडी हमने कर लिया है। जैसे कि आपका एचएपी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। इस तरह करके जो है लगभग 40 सब्जेक्ट के आसपास जो है आपका पूरा आरआरबी में सिलेबस दिया गया है, जो कि बी फार्मा के अलग अलग सेमेस्टर के जो है ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारे यहाँ पर मॉडल पेपर है इसका पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। सभी लोग जो है चैट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी हमने लिया हुआ है और जो आपके बी फार्मा के क्वेश्चन है उनको भी जो है हमने शामिल किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर। तो देखिए इसमें से बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है। तो बीटा ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके नेम के एंड में क्या आता है, लोल आता है, LOL आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीटोप्रोलोल। मीटोप्रोलोल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और देखिए जो भी क्लास चलेगी इसमें जो पीडीएफ है वो मैं फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और साथ में आप फार्मेसी पॉइंट आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पे जो है जो भी आपको मॉडल पेपर कराया जा रहा है उसका डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो सारी टेस्ट सीरीज जो है बहुत जल्द अपलोड की जाएगी विद डिटेल सॉल्यूशन। देखिए अगर हम यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन कराने बैठे तो ये क्लास जो है 2 से 3 घंटे की हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है आपका हो चुका है इसमें से जो है मीटोप्रोलोल क्या है, एक बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है द एंटीडोट फॉर मॉर्फिन ओवरडोज। तो देखिए अगर किसी को जो है मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो रही है, अगर किसी को मॉर्फिन पॉइजनिंग हो रही है तो इसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन, लैनेक्सोन, फ्लूमाजेनिल या फिर प्रोटामिन सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नैलेक्सोन। नैलेक्सोन जो होता है क्या होता है आपका मॉर्फिन का एंटीडोट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए विच ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका जो प्रयोग है किसमें होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में होता है। रिफैम्पिसिन दिया गया है और साइक्लोविर जो कि एक एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीवायरल है। फ्लुकोनाजोल जो कि क्या है, एक आपका एंटी फंगल है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर इस क्वेश्चन का आंसर है रिफैम्पिसिन का जो प्रयोग इसमें होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में जो है इस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल सही गए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है डिजॉक्सिन इज यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर अस्थमा। तो देखिए डिजॉक्सिन जो है कहां से मिलता है, डिजिटैलिस से मिलता है, फार्माकोग्नोसी में हमने पढ़ा हुआ है और ये क्या होता है, कार्डियोटॉनिक होता है। तो इसका प्रयोग इसमें होता है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है इसमें 70 क्वेश्चन आपके फार्मेसी से होंगे और बाकी जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन में रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, मैथ के क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके सामान्य विज्ञान से होंगे, जनरल साइंस से होंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए।
द मेन साइड इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एग्जांपल की बात करें, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल की, ठीक है, एमिकासीन हो गया, इनके नाम के एंड में क्या आता है, सीन आता है, एमिकासीन हो गया आपका, जेंटामाइसिन हो गया, ठीक है, जेंटामाइसिन हो गया, इनके नाम के एंड में क्या आता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड के, ठीक है, CIN आता है, ठीक है, जेंटामाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, इनके नेम के एंड में जो है ये सब आता है, नियोमाइसिन। तो ये सभी क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के जो है ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन है। तो देखिए इनका मेन साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये जो है हमारे रीनल सिस्टम को, हमारे किडनी सिस्टम को जो है ये डैमेज करने का काम जो है ये करते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है क्या करते हैं, हमारे रीनल सिस्टम को, किडनी सिस्टम को जो है ये डैमेज करने का काम करते हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है इसका क्या है, एक यहाँ पर मेन साइड इफेक्ट है। और इसके अलावा जो है इसका एक और साइड इफेक्ट होता है, उसको भी जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी ये हमारे ईयर सिस्टम को, हमारे सुनने की क्षमता को भी जो है ये क्या करता है, खराब करता है, डैमेज करता है। तो ओटोटॉक्सिसिटी जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड का एक मेन साइड इफेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका फार्मास्यूटिक्स आ चुका है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज इज नोन एज, ठीक है। देखिए जब हम किसी भी पार्टिकल के साइज को छोटा करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, इमल्सिफिकेशन, माइक्रोनाइजेशन जो है इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। पार्टिकल साइज जो है छोटा छोटा करना कहेंगे, ग्राइंडिंग कहा जाता है। कॉम्बिन्यूशन भी कहा जाता है इसको, COWM कॉम्बिन्यूशन भी कहा जाता है, कॉम्बिन्यूशन कहा जाता है। इसको जो है मिलिंग भी कहा जाता है, इसे जो है मिलिंग भी कहते हैं। साइज रिडक्शन का मतलब क्या है, साइज को और ज्यादा छोटा छोटा करता है। जैसे कि हमारे पास गेहूं होता है, गेहूं को क्या करते हैं, पीसते हैं, आटा चक्की में डालते हैं, तो उसका जो पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, और छोटा छोटा हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, आटा बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज इज नोन एज माइक्रोनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम इसको देख लेते हैं, जो कि हमारा फार्मास्यूटिक्स से है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल क्या है, टैबलेट, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बेसिक जो है फिलहाल हमने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका मॉडल पेपर जो है आगे बढ़ता जाएगा, मॉडल पेपर 2, 3, 4, 5, 6, तो वहां पे जो है हम क्वेश्चंस को और शामिल करेंगे, जो कि इन्हीं टॉपिक जो है थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कैप्सूल्स आर मेनली मेड ऑफ, देखिए जो भी आपका कैप्सूल होता है किससे बना होता है, जिलेटिन से बना होता है। और जिलेटिन क्या है, जिलेटिन जो है आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जिलेटिन क्या है, जिलेटिन जो है आपका प्रोटीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अनकोटेड टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कभी कभी जो है बेसिक क्वेश्चन जो है वही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अनकोटेड टैबलेट की अगर बात की जाए, अनकोटेड टैबलेट के लिए, अनकोटेड टैबलेट के लिए जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 15 मिनट। कितना होता है, 15 मिनट जो है ये टाइम होता है। तो एक चीज जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अनकोटेड टैबलेट के लिए जो है आपका हो गया 15 मिनट। अगर शुगर कोटेड टैबलेट है इसको पूरा लिख देंगे, इसका होता है 30 मिनट, ठीक है। अगर आपके पास फिल्म कोटेड टैबलेट इसका कितना होता है, 30 मिनट होता है, ठीक है। आगे लिख देंगे, मिनट लिख देंगे। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। फिल्म कोटेड के लिए हो गया, एंटेरिक कोटेड के लिए, एंटेरिक कोटेड टैबलेट हम बोलते हैं, हमारी आंखों में जाके घुलते हैं, वो एंटेरिक का होता है 1 से लेकर 2 घंटे। वहीं इफर्वेसेंट टैबलेट जो कि पानी में तुरंत घुल जाते हैं, अगर बात की जाए इफर्वेसेंट टैबलेट की, तो ये होता है आपका लेस देन 3 मिनट, ठीक है, लेस देन 3 मिनट। तो ये 3 मिनट के अंदर जो है ये क्या होता है, घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप एक टेबल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इमल्शंस आर स्टेबलाइज्ड यूजिंग, तो देखिए जो भी आपके इमल्शन होते हैं, जो कि क्या है, ठीक है, सस्पेंशन इमल्शन क्या है, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है। तो इनको स्टेबल करने के लिए जो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का केमिकल फार्मूला क्या है, C8H9NO2, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लेंगे, C8H9NO2। ये जो है पैरासीटामोल क्या है, केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, द पीएच ऑफ ब्लड इज नॉर्मली। तो देखिए हमारे ब्लड का पीएच जो होता है वो लगभग न्यूट्रल के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.4। तो सभी क्वेश्चन के जो आंसर है आप उनको जो है चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, एस्पिरिन, फेरस सल्फेट, ब्रूफेन या फिर पैरासीटामोल। तो देखिए फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट जो है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो है कार्बन जरूर से पाया जाएगा। कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम पूरी कार्बन की स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, पूरा जो है ठीक है कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होता है किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है फेरस सल्फेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड एज।
तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जो यूज है वो सामान्य तौर पे जो है किसने किया जाता है, प्रिजर्वेटिव, आइसोटोनिक, लुब्रिकेंट या फिर सर्फेक्टेंट। तो देखिए लुब्रिकेंट सर्फेक्टेंट तो होगा नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन बच रहा है, प्रिजर्वेटिव और आइसोटोनिक एजेंट। तो देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अगर लिखा रहता, सोडियम क्लोराइड NaCl का 0.9% सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो है केवल क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड दिया गया है। तो इसका जो उपयोग है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। देखिए जो भी अचार वगैरह आपका होता है उसमें क्या होता है कि बहुत अधिक जो है क्या होता है, नमक वगैरह मिलाया जाता है, जिससे जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिखा रहता तो ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता था, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, 0.9% होता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। बाकी के जो विटामिन है उनका भी जो है आपको केमिकल नेम वगैरह जो है आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन से विटामिन जो है आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की बात की जाए कौन कौन से होते हैं, कई बार जो है अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। अगर बात की जाए फैट सॉल्युबल विटामिन की, ए, डी, ई और के। वहीं अगर बात की जाए वाटर सॉल्युबल विटामिन, कैसे विटामिन जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, इसमें आपका हो गया बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स जो है आपका विटामिन B1 से लेकर विटामिन, ठीक है, विटामिन B12 तक, और आपका विटामिन सी, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि स्टार्च के डाइजेशन के लिए क्या है, रिस्पांसिबल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एमाइलेज। देखिए लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो है ये आपका लिपिड के डाइजेशन के लिए जरूरी है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है दोनों जो है ये जो है आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो है ये जरूरी होते हैं। और पेप्सिन जो होता है ये पेप्सिनोजन फॉर्म में सबसे पहले सीक्रेट होता है, जो कि क्या होता है, इनएक्टिव होता है। उसके बाद जो है ये पेप्सिन में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सब जो है क्या करते हैं, प्रोटीन का जो है डाइजेशन करते हैं। वहीं जो आपके एमाइलेज होता है वो क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पांसिबल फॉर इंसुलिन सीक्रेशन। तो देखिए इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है, लीवर से, पैनक्रियास से, किडनी से या फिर स्टोमक से। पैनक्रियास के अंदर कौन सेल होती है, अल्फा सेल होती है। अगर बात की जाए अल्फा सेल किससे निकलता है, ग्लूकागन हार्मोन। ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, उसके बाद बीटा से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। तो देखिए ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। इंसुलिन क्या करता है, शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर डेल्टा सेल भी होती है, क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो व्हिच ऑर्गन इज रिस्पांसिबल फॉर इंसुलिन सिक्रीशन, जो है कि ये है आपका बीटा सेल, ठीक है। और देखिए इंसुलिन से जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि जो है दो चेन से मिलकर बना होता है, चेन ए, ठीक है, चेन ए और चेन बी से मिलकर बना होता है। इनके बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। चेन ए जो है आपका 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, वहीं चेन बी जो है 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। कई बार जो है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें, हीमोग्लोबिन इज रिस्पांसिबल फॉर, तो हीमोग्लोबिन जो है किसके लिए रिस्पांसिबल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, या फिर आपका दिया गया इम्यूनिटी दिया गया है। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, एल्वेओलस है या फिर सार्कोमियर है। तो ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है। और एक किडनी में जो है लगभग 10 लाख 1 मिलियन जो है वो आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप की बात की जाए जो कि क्या है, ब्लड ग्रुप वो होता है, ब्लड ग्रुप वो जो है सबको ब्लड दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। एक और चीज जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है, और वो चीज जो है वो यहाँ पर ये है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए जो आपके पास एंटीजन होता है, एंटीजन किसे पाया जाता है, एंटीजन जो है आपका किसमें होता है, आरबीसी पे होता है। एंटीबॉडी किसमें होता है, प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप ओ की, ठीक है, अगर बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, ठीक है, तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है इसके अंदर जो है कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नील एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इसके पास जो है दोनों एंटीबॉडी होगी, ठीक है, बोथ एंटीबॉडी, ठीक है, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी जो है इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ये जो है सबको ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, लेकिन ये सबसे ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास जो है ए और बी दोनों में क्या है, एंटीबॉडी इसके पास बचा हुआ है। तो एंटीजन किस पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, ये भी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। एंटीबॉडी किस पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और ब्लड ग्रुपिंग की जो खोज है वो किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ठीक है। तो इसको भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें, द पेटेंट एक्ट वाज इनएक्टेड इन, ये क्वेश्चन जो है अभी आपका लेटेस्ट एम्स का एग्जाम हुआ है, एम्स सीआरई एग्जाम हुआ है, वहां पे जो है ये पूछा गया था, ठीक है। एम्स सीआरई फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ है बहुत जल्दी, उसमें जो है पेटेंट एक्ट पूछा गया था 1970 में जो है ये आपका पास हुआ था, ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका शेड्यूल एच ड्रग्स रिक्वायर, जो कि आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कह लीजिए, वहां से ये क्वेश्चन है। तो देखिए शेड्यूल एच की जो भी ड्रग्स होती हैं उनके लिए जो है आपके पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी जो है आप इसको रिटेल में मरीज को दे सकते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट वाज पास्ड इनटू एनडीपीएस एक्ट को जो है कब पास किया गया था? 1985 में जो है इसको पास किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज जो है वो किस शेड्यूल में है? जीएमपी। जीएमपी की बात की जाए, जीएम इसी के जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यम से जो है आपका आ गया है ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूल यम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग न्यू ड्रग इन इंडिया। तो देखिए भारत में जो है ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो कि जो है नई ड्रग्स को अप्रूवल देने का काम करती है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग न्यू ड्रग्स इन इंडिया, डब्ल्यूएचओ, सीडीएसओ, एफडीए या फिर आईसीएमआर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। एफडीए का फुल फॉर्म फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो देखिए भारत में जो है सीडीएसओ जो है वो यहाँ पर नई दवाओं को जो है ये क्या करता है? अप्रूवल देता है, मान्यता देता है। और इसका फुल फॉर्म भी जो है आपको पता होना चाहिए। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ठीक है नई दिल्ली में। ठीक है, विच लॉ गवर्न साइज रिडक्शन? वैसे इसमें से कौन सा लॉ है जो कि साइज रिडक्शन से संबंधित है? न्यूटन लॉ, हेनरी लॉ, एवोगाड्रो लॉ या फिर पिक लॉ? तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने की जो है अपना इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है तो उनको पता होगा न्यूटन लॉ तो होगा नहीं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। एवोगाड्रो लॉ के बारे में भी जो है आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री
में, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है किक लॉ। तो किक लॉ जो है आपका साइज रिडक्शन से रिलेटेड है, और पहले भी जो है जब मैंने एमसीक्यू कराया था अलग अलग सब्जेक्ट का, तो वहां पे जो है इसके बारे में जो है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिल यूजेस इंपैक्ट एंड एट्रीशन ऑफ साइज रिडक्शन। देखिए साइज रिडक्शन में जो भी आपके लिए उसको ड्राई करने के लिए जो है सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका होगा फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस हीट ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मीडियम। तो देखिए जो भी आपका हीट होता है, ठीक है, जो भी आपका हीट होता है, गर्मी होता है, इसका जो ट्रांसफर है 3 मेथड से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और दिया गया है रेडिएशन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है बिना किसी माध्यम के जो है वो हीट का ट्रांसफर होता है, वो है रेडिएशन। देखिए सूरज से जो भी आपका हीट आता है पृथ्वी तक, ये आपका रेडिएशन के माध्यम से ही आता है, क्योंकि इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, रेडिएशन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, इसका इकाई क्या है, आप सभी को पता है सेल है, कोशिका है। तो देखिए जो भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर वगैरह का लेक्चर अपलोड किया जाता है, आप उन लेक्चर्स को जरूर से देखा करें अगर आपके पास टाइम है, तो उससे जो है आपके जो भी बेसिक वाले कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपकी बेसिक थ्योरी है, वो आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द सेमी the semi permeable membrane that control the movement of substances in and out of cell। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि कोशिका के अंदर जो है पदार्थों के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर राइबोसोम, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आपका मकान है और आपके मकान के चारों तरफ क्या है, दीवार बनी हुई है। ठीक है, तो उस दीवार के माध्यम से ये कंट्रोल होता है, और साथ में दरवाजा लगा रहता है, गेट लगा रहता है, जो कि ये कंट्रोल करता है कि आपके मकान के अंदर जो है कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है ये कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। राइबोसोम कहाँ बनता है, राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है आपका न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ सेल है। वही न्यूक्लियस की बात की जैसे जो है हम सेल का ब्रेन कह सकते हैं। ये जो है आपका सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है, मतलब सेल की जो भी एक्टिविटी होती है उसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है, केंद्र करता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए जिस तरह जो है आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, ढेर सारे अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। या फिर कहा जाए कि जो आपका प्रोटीन होता है अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। वैसे ही जो आपका डीएनए होता है
ये जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेक्निक यूज्ड टू एम्प्लीफाई स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके माइक्रोबायोलॉजी के हैं, जो कि यहाँ पर बी फार्मा का सिलेबस दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह का सेम इसी टॉपिक से इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एनएफएल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ऐसी टेक्निक जो कि किसी भी जो है, देखिए जो भी आपके यहाँ पर डीएनए है, अगर उसका आपके पास बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और आप उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपके पास एक टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग करके जो है अगर हमारे पास जो है डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है तो हम उसको और ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, हम उसकी मल्टीपल कॉपी जो है हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर ने जो है पहला स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। पहले भी जो है ये क्वेश्चन आरआरबी में आ चुका है। तो देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है कहा जाता है एंटोनी वैन लीवेनहॉक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है द टर्म स्टेरिलाइजेशन रेफर्स टू। तो सभी क्वेश्चन का जो आंसर आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किलिंग ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया को किल करना जो कि क्या है, पैथोजन है, रोग पैदा करते हैं। किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव को किल करना, मारना, इंक्लूडिंग उनके जो स्पोर्स होते हैं उनको भी। रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, जो भी आपके सरफेसेज है उनको डिसइंफेक्टेड करना। तो क्वेश्चन का सही आंसर है लगभग सभी दिया है किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर। तो जब हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साथ में जो भी उनके स्पोर्स हैं जिनसे आगे चल के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं, उनको भी जो है हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन में उनको किल कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन हॉस्पिटल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए हॉस्पिटल हो गया चाहे आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, वहां पे जो है एथिलीन ऑक्साइड का जो है वो उपयोग किया जाता है फॉर स्टेरिलाइजेशन इन हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं व्हिच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये भी आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए जो भी आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है ये आपका 4 पार्ट में होता है और इसमें जो है सबसे क्या लिखा गया है व्हिच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड का मतलब है तेजी से। तो ऐसा कौन सा फेज है जिसमें जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर डेथ फेज? तो क्वेश्चन का सही आंसर है लॉग फेज। लॉग फेज में जो है तेजी से जो है वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं आपके डिवाइड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिड मीडिया फॉर बैक्टीरियल कल्चर। तो अगर आपको बैक्टीरिया का जो भी आपके बैक्टीरिया है अगर उनको आपको लैब के अंदर ग्रो कराना है तो इसके लिए जो है सबसे अधिक उपयोग होने वाला सॉलिड मीडिया कल्चर कौन सा है? न्यूट्रिएंट अगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है वायरस कंटेंट। तो देखिए जो आपका वायरस होता है या तो इसके अंदर डीएनए हो सकता है या फिर इसके अंदर आरएनए हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। माइक्रोबायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन आपका माइक्रोबायोलॉजी से आ चुका है। द एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है कौन सा एंटीबायोटिक खोजा गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो पेनिसिलिन को जो है वो खोजा गया था। कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है द टर्म सुपर बग रेफर्स टू। तो सुपर बग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सुपर बग का जो है मतलब ऐसे बैक्टीरिया से होता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, उनके ऊपर जो है मल्टीपल जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं कर रही है, उसे क्या बोलेंगे? सुपर बग बोलेंगे। तो जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बैक्टीरिया दैट ग्रो फास्टर नहीं है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया से बोला जाता है बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं Which of the following animal is most commonly used in pharmacological experiment? देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी एम्स सीआरई एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो फॉलोइंग एनिमल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से ये क्वेश्चन है। देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में जो है सबसे अधिक अगर कोई एनिमल प्रयोग होता है वो है आपका माउस, यानी कि इसको जो है माइस दिखा जाता है, माउस, माइस या फिर रैट। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है द 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए 3R प्रिंसिपल हमारा है रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट का मतलब जो है वो यहाँ पर ये है कि जो भी हम फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एनिमल्स का यूज न करें, हमारे पास कंप्यूटर हो, हम कंप्यूटर्स का यूज करें या फिर हम किसी दूसरे मेथड से जो है हम एक्सपेरिमेंट कर पाए। मतलब हम जो है यहाँ पर ठीक है एनिमल्स का जो उपयोग है वो हम करें, कम से कम करें, उसका अल्टरनेटिव अगर हमारे पास है तो हम उसी का उपयोग करें। दूसरा है रिडक्शन, हम जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो है कम से कम जो है हमें एनिमल्स का यूज करना है। और तीसरा है रिफाइनमेंट, मतलब जो भी एनिमल्स यूज किए जा रहे हैं उनका जो है प्रॉपर देखभाल होना चाहिए ताकि जो है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ठीक है, रिप्लेसमेंट
और आपका रिडक्शन और रिफाइनमेंट, ठीक है। 3R का फुल फॉर्म जो है आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है द रोटा रॉड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। और देखिए एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का जो है एक अलग से मैं सीरीज बना दूंगा, क्योंकि अभी उसको नहीं कराया गया है। तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जो भी चैप्टर दिए गए वहां से हम कंप्लीट एमसीक्यू कर लेंगे, 100 से 150 एमसीक्यू अगर आप क्लियर कर लेंगे तो उसी में से जो है आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो रोटा रॉड टेस्ट जो है वो आपका मसल्स रिलैक्सेंट को इवैल्यूएट करने में, मूल्यांकन करने में जो है वो किया जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू इवैल्यूएट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो अगर हम जो है फार्माकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसका उपयोग करके जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है, वो है आपका पॉ-एडिमा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द पायरोजन टेस्टिंग इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च इज डन यूजिंग, देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये भी अभी एम्स सीआरई फार्मासिस्ट एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का, ठीक है। तो ये पायरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में जाने वाले टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब फीवर लाते हैं, बुखार लाते हैं। तो जो भी आपकी ड्रग्स बन रही है उनकी पायरोजन टेस्टिंग जो है वो की जाती है। और ये जो है आपका रैबिट्स पे जो है किया जाता है, ये जो है आपका खरगोश पे जो है पायरोजन टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जो कि आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से पूछा गया है। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है, उनका डीएनए अलग अलग है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर उन दोनों के डीएनए को जो है आप क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं और उसको जो है आप किसी बैक्टीरिया में जो है उस डीएनए को आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो उस बैक्टीरिया में जो है जो आपने डीएनए भेजा है उसी के अकॉर्डिंग जो है कुछ आपका जो है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, इंसुलिन बनेगा, एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है आपका क्या था, इंसुलिन था। क्या था, इंसुलिन था। ये आपका एनसीईआरटी में भी जो है आपका दिया गया है। और इसको जो है सबसे पहले अमेरिका की एक यहाँ पर कंपनी है एली लिली, उसने जो है सबसे पहले जो है इंसुलिन बनाया था, ठीक है। तो ये आपका पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या है, इंसुलिन है। चलिए तो इसी सब्जेक्ट से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर भी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि डीएनए को जो है किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जो है कट करने का काम करता है। जैसे कि कपड़े को काटने के लिए हम कैंची का यूज करते हैं, वैसे ही डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का उपयोग होता है। तो मैंने बता दिया है आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनएफएल फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है, जो कि अभी आपका हुआ था दिसंबर महीने में, कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो देखिए प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, स्मॉल होता है, छोटा सर्कुलर डीएनए होता है। और इसकी खासियत ये है कि अगर आप इस प्लाज्मिड को किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देंगे तो ये वहां भी जो है क्या होने लगेगा, रेप्लिकेट होने लगेगा, अपनी जो कॉपी है उसको बनाने लगेगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है फ्रीली, ठीक है, फ्री रूप में जो है ये पाया जाता है। Which of the following is an example of live attenuated vaccine? अभी एम्स सीआरई का एग्जाम हुआ, वहां पे जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए वैक्सीन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो है आपके पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, जो कि या तो किल होंगे, किल्ड होंगे, या फिर क्या होंगे, जीवित होंगे, लाइव होंगे। लेकिन इनकी पोटेंसी इतनी ज्यादा जो है वो यहाँ पर कम कर दी जाती है जिससे जो है ये बीमारी पैदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे कि जब इसी तरीके से मिलता जुलता कोई पैथोजन इस बॉडी पे हमला करेगा तो वो उसको एनकाउंटर कर पाएगा, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन क्या है, आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जांपल है बैसिलस कैल्मेटिक-गुएरिन। और बीसीजी वैक्सीन का जो उपयोग है वो ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन में किया जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम में जो है बीसीजी वैक्सीन का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए जो आपका शेड्यूल वाई होता है या किससे संबंधित है, क्लिनिकल ट्रायल से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द क्लिनिकल ट्रायल फेजेस इन ड्रग डेवलपमेंट। देखिए क्लिनिकल ट्रायल से जो है अभी एम्स सीआरई का एग्जाम हुआ, वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और देखिए क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जो है डिटेल से मैंने आपको डिस्कस कराया है। फार्मास्यूटिकल इस सब्जेक्ट का नाम एक बार हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उससे जो है चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यू जो है
वो मैंने आपको कराया जहां पे कि हमने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। और फेज 4 को जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहा जाता है। तो यहाँ से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज आपको डिटेल से सॉल्यूशन में कराया एमसीक्यू का। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप इनको जो है आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो एग्जाम में जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। द क्लिनिकल ट्रायल फेजेस जो है आपके 4 फेज में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल का कौन सा फेज है जिसमें क्या होता है कि लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन पे जो है उस दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका फेज 1 होता है, अगर बात की जाए फेज 1 की, उसके बाद फेज 2 की, उसके बाद फेज 3 की, ठीक है, फेज 3 की, और उसके बाद फेज 4 की। देखिए फेज 4 में जो है कोई भी जो आपके पास दवा है वो क्या होती है कि मार्केट में वो, ठीक है, वो आपके पास मार्केट में आ जाती है, उस तरीके की मार्केटिंग होने लगती है, बिकने लगती है। तो देखिए जो आपके पास फेज 1 होता है, अगर कोई भी आपके यहाँ पर नई ड्रग बनी है तो उसका उपयोग सबसे पहले जो है स्वस्थ लोगों में किया जाता है। हेल्दी वॉलंटियर्स में जो है सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंट जो है सबसे पहले जो है स्वस्थ लोगों पे किया जाता है। जब वो वहां पे पास कर जाती है तो उसके बाद जो है हम आते हैं फेज 2 में। इसमें जो है बहुत ही कम लोगों पे, ठीक है, बहुत ही कम पेशेंट पे जो है इसका उपयोग होता है। बहुत ही कम पेशेंट जो होते हैं 10 से 20, बहुत ही कम जो है, मतलब कि 100 से कम पेशेंट जो है उस दवा का उपयोग होता है, उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो होता है। और जब वो दवा फेज 2 को पार कर लेती है, उसको पास कर लेती है, उसके बाद जो है अलग अलग जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, यहाँ पे कि आपके ये आपके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं नई दवाओं के, ठीक है। तो लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन पे जो है फेज 3 में जो है एक्सपेरिमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ANDA, ठीक है। ANDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इससे क्वेश्चन जो है एम्स CRE फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था कुछ दिन पहले। तो देखिए ANDA का फुल फॉर्म होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और ऐसे स्टूडेंट जो कि नए वाले सिलेबस में डी फार्मा कर रहे हैं उनको जो है इस टॉपिक के बारे में फार्मा जो है फार्मा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो है उनको पढ़ना है, जिसको कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स कर दिया गया है। बाकी जो आपका बी फार्मा का सिलेबस है वहां पे जो है इन सभी टॉपिक्स को जो है आपको पढ़ना होता है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस में, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और फार्मा को बिजनेस में जो है ये सारे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट जो है 3 से 4 क्वेश्चन हमने यहाँ इस मॉडल पेपर में लिया हुआ है। तो देखिए एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है जेनेरिक दवाइयों के जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है, जेनेरिक दवाओं का अप्रूवल के लिए, ठीक है। जेनेरिक ड्रग अप्रूवल के जो है ANDA एप्लीकेशन का जो है वो उपयोग होता है। मतलब यहाँ पे कहने मतलब कि ऐसी दवाइयां जो कि यहाँ पर ठीक है मार्केट में पहले से चल रही हैं, और अगर आपको जो है उस दवा को बनाना है, ठीक है, तो आप जो है एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप उसका लाइसेंस या अप्रूवल जो है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द हैच-वैक्समैन एक्ट, हैच-वैक्समैन एक्ट जो है किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेनेरिक ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो भी आपके पास जेनेरिक ड्रग है उनके अप्रूवल के जो है ये एक्ट संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, द येलो कार्ड स्कीम। देखिए कुछ इस तरह की स्पेशल जो क्वेश्चन है वो कभी कभी जो है आपका यहाँ पर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे आज तक पूछे नहीं गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 19 में, ठीक है। तो देखिए उसी पैटर्न पे जो है ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला था आपका हैच-वैक्समैन एक्ट जो है जेनेरिक ड्रग्स के अप्रूवल का प्रोसेस है। वहीं पे जो आपका येलो कार्ड स्कीम है, ठीक है, येलो कार्ड स्कीम जो है वो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द यूनाइटेड किंगडम फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए जो है उसको रिपोर्ट करने के लिए जो है ये एक स्कीम है आपका यूनाइटेड किंगडम में, द यूके फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो शेड्यूल एम किससे संबंधित है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से, ठीक है। कई बार बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शेड्यूल एम वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। तो देखिए प्लांट्स के अंदर जो है जो भी उसकी केमिकल्स हैं, जो भी उसके ऊपर एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है द एक्टिव कंपाउंड्स इन टर्मेरिक। तो टर्मेरिक के अंदर जो है हल्दी के अंदर जो है ऐसा कौन सा जो है क्या है कंपाउंड है जो कि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जो है वो क्या है रिस्पांसिबल है? कर्कुमिनॉइड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेटिंग हर्बल मेडिसिन इन इंडिया। तो ये आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए जो भी आपके पास देखिए जो भी आपके हर्बल मेडिसिन है उनको रेगुलेट करने वाली कौन सी संस्था है? आयुष। और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष का फुल फॉर्म है। रेलवे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच लॉ गवर्न द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री। तो देखिए सब्जेक्ट के नाम की बात की जाए,
इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो हम देख लेते हैं। और इससे जो है मैंने आपको एमसीक्यू नहीं कराया हुआ है, इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए बहुत सारे इसमें से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे जो है वो हमने एमसीक्यू ऑलरेडी किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है आप इन सभी सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू हैं आप उनको देख सकते हैं। और कुछ आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको भी जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और आज की वीडियो में जो है वो हम मॉडल पेपर कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन जो है हम कुछ कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। चलिए तो देखिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर एक जो है आपको यहाँ पर लॉ याद रखना है, बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ जो है आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो उपयोग है वो किसके पहचान में किया जाता है? फंक्शनल ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल। देखिए जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का पता लगाने के लिए जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी में जो है स्टेशनरी फेज जो है वो किसका मिलके बना होता है? सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना का जो है ये बना होता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। विच फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, ऐसा कौन सा जो है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो कि यह डिस्क्राइब करता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, जो आपने जो है ड्रग का अमाउंट दिया उसका कितना परसेंटेज जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है, उसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी। अभी जो है क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनएफएल एग्जाम में, जैसा कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें जो है 100% बायो एबिलिटी होता है। ठीक है, तो इंट्रावेनस रूट था। ठीक है, तो ये आपका फार्माकोलॉजी का जो है क्वेश्चन है वैसे, या फिर जो है यहाँ पे हमारे सिलेबस में यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, देखिए बायोस्टैटिक, सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ पर और सब्जेक्ट दिया गया था, यहाँ पर देख लेते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और ये जो है आपका फार्माकोलॉजी में जो है यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास टॉपिक्स हैं जो कि जो है एक से अधिक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कितने क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं? 64। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ड्रग इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो भी आपकी ड्रग है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है? मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहां पे होता है? अधिकांश लीवर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच प्लाज्मा प्रोटीन प्राइमरली बाइंड टू एसिडिक ड्रग। ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि मुख्य रूप से जो है एसिडिक ड्रग के साथ बाइंड करती है? एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करें, विच एंजाइम सिस्टम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन फेज 1 मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी आपकी ड्रग होती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है 2 फेज में। पहला होता है फेज 1, और फेज 1 में जो है कौन कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, अभी एक फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन आ चुका है ऑक्सीडेशन। ये आपका जो है एनएफएल फार्मासिस्ट एग्जाम में ये पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये 3 रिएक्शन जो है आपके फेज 1 के रिएक्शन होते हैं। और इसके अलावा सल्फेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, ग्लूकोरोनिडेशन हो गया, ये सभी जो है आपके फेज 2 वाले रिएक्शन होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो देखिए फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है आपका साइटोक्रोम P450 एंजाइम शामिल होता है। ठीक है, चलिए इसी टॉपिक से भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फेज 2 मेटाबॉलिज्म। तो फेज 2 मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस को छोड़ के जो भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा क्या होगा? फेज 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी। Which ingredient is commonly used as UV filter in sunscreen cosmetic साइंस का क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड। तो यूवी फिल्टर के रूप में जो है सनस्क्रीन में कौन सा इंग्रेडिएंट या फिर सामग्री या फिर केमिकल यूज होता है? जिंक ऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, which ingredient, जो कि आपका कॉस्मेटिक साइंस का क्वेश्चन है, which ingredient is commonly used in fairness cream to lighten skin tone। स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए, गोरा करने के लिए जो है कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है? हाइड्रोक्विनोन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां तक जो है टोटल 70 क्वेश्चन जो है वो हमने फार्मेसी के डिस्कस कर लिए हैं। फार्मेसी के जो है टोटल 70 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे जनरल अवेयरनेस के। और देखिए जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी आपके आरआरबी के एग्जाम होने शुरू हो गए हैं। चाहे आपका एएलपी का हो गया, चाहे आपका जूनियर इंजीनियर का हो गया, चाहे आपका एनटीपीसी का हो गया, जो एग्जाम है वो होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में जो है टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, जियोग्राफी का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट सिविलियन, मतलब भारत का ऐसा जो है पहला कौन सा सिविलियन है, नागरिक है जो कि स्पेस का टूरिस्ट बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोपीचंद। ठीक है, गोपीचंद जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो कि जो है स्पेस में ये ठीक है टूरिस्ट बन के गए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि चैतन्य महाप्रभु वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्टर। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये आपके वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है अभी
अभी जो भी आपके इस समय एग्जाम आरआरबी उसमें जो है वहां से इन सभी क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर ये जो है आपके वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक 2024। देखिए यहाँ पर देखिए पेरिस पैरालंपिक, ठीक है, 24 में जो है इसमें से कौन ऐसा है जो कि जो है गोल्ड मेडल जो है उसने यहाँ पर जीता है इंडिया के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवनी लेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए करंट अफेयर से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो की है ट्रेड पॉलिसी जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो हर साल डिक्लेयर करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको जो है मोलासिक बेसिन कहा जाता है? तो इसे जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, मिजोरम। तो मैं आपको बहुत सारे जो है लेटेस्ट क्वेश्चन या साथ में जो है जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है नॉन फार्मा वाले उनको भी जो है वो मैं आपको करा दूंगा। उसका जो सीरीज है वो भी चलाया गया है, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? आपका मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी। Which Indian state is known as land of five river? तो हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसको जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक है। Who wrote the national anthem of India? भारत का जो आपका राष्ट्रगान है उसे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। What is the smallest state in India by area? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, मैथ वाले जो क्वेश्चन हैं वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मदर सिस्टर, ठीक है, मतलब माता की बहन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक दिया गया है, 1 है, 13 है, 28 है, 46 है और 67 है और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप 1 में जोड़ेंगे 12 तो मिल जाएगा 13, ठीक है। और अगर 12 में जोड़ेंगे 13, 14, 15, ठीक है, 15 जोड़ेंगे मतलब यहाँ पर 3 का गैप है, 13, 14, 15 तो आपको 28 मिल जाएगा। अगर आप 28 में जोड़ेंगे 15, 16, 17, 18 तो आपको 46 मिल जाएगा। अगर आप 46 में जोड़ेंगे 21 तो आपको 67 मिल जाएगा। और अगर आप 67 में जोड़ेंगे 21, 22, 23, 24 तो 7, 4, 11, 91 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है 91 जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? तो यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एबीसीडी लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबसे पहले जो है हमने एबीसीडी जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जो है आप देखिए यहाँ पर सीरीज क्या बनना है, ओ एन एल, यहाँ पर है ओ के बाद है एन और एन के बाद क्या एल, मतलब ये एक जो है ये यहाँ पर एक बार जा रहा है पीछे और उसके बाद जो है एक अंक को जो है ये छोड़ के फिर पीछे चला जा रहा है। ये जो है आपको यहाँ पर सीरीज देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या है ए जेड एक्स है, यहाँ पर ए है, इसके पहले क्या आएगा जेड आएगा और उसके बाद इसने वाई को छोड़ा है एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद है यम एल जेड, यहाँ पे क्या है यम है, उसके पीछे से लिखा है एल, लिखा है एल को छोड़ा है, सॉरी उसके बाद जो है ये को छोड़ा गया जेड जो आपका जे आ गया है। तो ये वाला जो है आपका यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं जे के बाद, देखिए यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन जे है, जे के बाद क्या है आई है, तो पहला ऑप्शन क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा है जे के बाद दिया गया है जे है, उसके बाद क्या है आई आ गया है, गलत है, ठीक है, जे के बाद भी नहीं है। तीसरा है के जे एच, देखिए हम लिखा गया के लिखा गया है, दूसरा कलर यहाँ पे लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है के है, के बाद क्या है जे ले रहा है और जे के बाद एक लेटर आपको छोड़ना है, आपने आई छोड़ के क्या एच आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोमल इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 5000 एट 20% एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप इस वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। यहाँ पर ए जो है वो आपका क्या है, वो है आपका 8640, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20%, n पूछा गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8640, ये नीचे आ जाएगा 5000, ठीक है, और ये आपको जाएगा 1.2 की पावर n, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको है लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन है आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट का या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका पूछा गया आरआरबी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया, जो कि अभी आपका ठीक है हाल ही फिलहाल में ये एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेलवे वाले आप उनको अच्छे से कर लीजिए, साथ में रीजनिंग वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए और साथ में जनरल साइंस को ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। और अगर आप देखिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जनरल साइंस के 10 में 10 स्कोर कर लेंगे। बस दिक्कत कहां पर है, जनरल अवेयरनेस वाले में, क्योंकि वहां पे देखिए करंट अफेयर पूछ लेता है, जियोग्राफी पूछ लेता है, मतलब वहां पे जो है कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स के सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर 10 में से अगर आपको वहां से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अगर आपको मिल जाता है तो उतना आपको बहुत है। लेकिन आपको अच्छा स्कोर किसमें करना है, फार्मेसी में आपको अच्छा स्कोर करना है, जनरल साइंस में करना है, रीजनिंग में करना है, मैथ में करना है, तो आप यहाँ पे जो है अच्छा खासा स्कोर जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है आपका यहाँ पर, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। आकाश जो है अक्षत कंप्लीट हिज जर्नी इन 20 हावर, ठीक है। तो यहाँ पे अक्षत जो है अपनी पूरी यात्रा जो है 20 घंटे में कंप्लीट की है। ही कवर हाफ द डिस्टेंस एट 57 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने आधी दूरी d1 बराबर मतलब इतना d/2 और इसने आधी दूरी जो है वो कंप्लीट किया है 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वहीं जो बाकी दूरी है मतलब d2 जो है d2 बराबर d/2 आधी दूरी उसने तय किया है 95 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब उसकी पूरी यात्रा जो है कितने किलोमीटर की थी, ठीक है। तो सभी को फार्मूला पता होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो यहाँ से टोटल टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को
ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, टी वन प्लस टी टू बराबर कैपिटल टी, मतलब ठीक है यहाँ पर टी वन क्या है, ठीक है आधी दूरी को तय करने में लगा समय, प्लस आपका टी टू क्या है, आधी दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, तो देखिए इस वाले फार्मूले से जो है टी वन क्या निकलेगा, टी वन बराबर हो जाएगा, ठीक है डी बाई टू मतलब आधी दूरी, उसने तय किया है, एस वन क्या है 57 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो यह क्या हो जाएगा डी बटे 57, 7 14 का 4 5 10 114। अब यहाँ पे टी टू हो जाएगा आपका, टी टू निकल आएगा आपका डी बाई टू, और इसमें यहाँ पर एस टू दिया गया 95, ठीक है ये आपका हो जाएगा डी बटे 90 तो 180 हो जाएगा, ये आपका 190 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू जो है आप यहाँ पर रख दीजिए, टी वन की वैल्यू है डी बटे 114, टी टू की वैल्यू है डी बटे 190, और टी बराबर जो है आपका दिया गया है 20 घंटा। ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे जो है आप इस पर लिख लेंगे, टी बराबर जो है आपका हो जाएगा डी बाई एस हो जाएगा डी बाई एस हो जाएगा आपका। हाँ, तो इस तरह जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, टोटल टाइम जो है आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको टी का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, टोटल टाइम जो इसको लगा 20 घंटे लगा है। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर दिया गया कि 50 मैन जो है, ठीक है 50 लोग जो है किसी काम को 12 दिन में जो है वो कर सकते हैं, तो द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होती है, m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। ठीक है, तो m1 दिया है 50, d1 दिया है 12, और हमने माना कि वर्क कितना है 1 है, और m2 जो है वो आपको निकालना है, d2 दिया गया है 50 डे, वही सेम वर्क है मतलब 1 है, ये हो जाएगा 12 50 60, 6000 हो जाएगा 50 m2, तो यहाँ से आपको m2 मिल जाएगा 6000 बटे 50, 12 50 60 होता है 12 दिन। ठीक है, तो देखिए वर्क हो गया आपका, यहाँ पर बोर्ड मास का रूल हो गया। इस यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग मैथ में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है ठीक है रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, तो अगर एक जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसको लिखा गया भाग लिखा गया, डिवीजन लिखा गया है, तो बी का मतलब क्या मल्टीप्लाई, सी का मतलब क्या है एडिशन है, और डी का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 55। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन का सही आंसर है। डी कैसे आएगा, देखिए 16 लिखा है, आपको लिखना है एक जगह पर लगाना है, भागे के निशान लगाना है, 112 लिखना है। ठीक है, बी की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, बी हो गया 63, सी की जगह आपको लिखना है प्लस, उसके बाद क्या है 77 है, और आपको लिखना है डी की जगह लिखना है -31, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 55, 63 प्लस 77 माइनस 31, 16 गुणे 63 कितना हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, या हो जाएगा 1008 बटे 112 प्लस 77 माइनस 31, और इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 की जगह प्लस 77 माइनस 31, 9 प्लस 77 कितना होगा 86 माइनस 31, आंसर आपका जाएगा 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन रीजनिंग में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते जो है आपके पूछे गए हैं। यहाँ भी जो है एक सीरीज दिया गया है 17 22 37 62 97। ठीक है, 17 में 5 जोड़िए कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप इसमें जोड़िए 15 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 में जोड़ेंगे 25, मतलब जो है यहाँ पर 10 का अंतर। ठीक है, 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 62, और 62 में जोड़ेंगे 35 हो जाएगा 97, और 97 में जोड़ेंगे प्लस 45, क्या होगा 97 प्लस 45, 7 3 10 2 उधर 12 हो जाएगा, एक बचेगा 9 10 14 142 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको जो है हम यहाँ पे बोर्ड मास से सॉल्व कर ले रहे हैं। 16 प्लस 16 बटे 4 माइनस 3 गुणे 3 दिया कितना आएगा 16 4 तो 16 4। ठीक है, हो जाएगा आपका 3 9, ये जाएगा 16 4 20 माइनस 9 कितना आएगा 11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए एक प्लॉट है, उसका टोटल एरिया कितना है, द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ए गुणे ए यहाँ पर दिया, ए इसका बराबर दिया है 289, ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 289 हो जाएगा, कितना होगा 17 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के जो कि अभी आपका ठीक आरआरबी में हुआ। ठीक है, तो इससे इजी क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर इसी तरह के जो है आपसे मैथ में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, देयर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स इन द 3 सेक्शन ऑफ ए बी सी ऑफ ए क्लास। एक क्लास है, उसके अंदर 3 सेक्शन है, और इन तीनों सेक्शन मिला के जो है टोटल कितने स्टूडेंट्स है, ए प्लस बी बराबर जो है ए प्लस सी बराबर दिया गया 130 दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, तो यहाँ में जो है बी प्लस सी सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे 120 माइनस ए हो जाएंगे। ठीक है, द एवरेज मार्क ऑफ 3 सेक्शन इज 85। ठीक है, तो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी को मिलाकर जो है उनका एवरेज स्कोर कितना है 85 है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल मार्क कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ ए बी सी टोटल स्टूडेंट कितना है 120, और इनका एवरेज स्कोर कितना है 85 है। यहाँ से टोटल मार्क कितना निकल आएगा, टोटल मार्क्स ए बी सी का ए प्लस बी सी का निकल जाएगा आपका 120 गुणे 85 निकल आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,200। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स ए सेक्शन का, बी सेक्शन का, सी सेक्शन का आपको मिल चुका है।
10,200। वैसे ही जो है टोटल मार्क बी प्लस सी सेक्शन का कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स बी प्लस सी सेक्शन का, देखिए यहाँ पर दिया गया कि द एवरेज मार्क ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इज 88। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 88 हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 88 नॉट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो देखिए जो भी आपके पौधे के बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनका फैलाव, उनका छितराव कैसे हो सकता है, आपका हो सकता है हवा से हो सकता है, एनिमल के माध्यम से हो सकता है, पानी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन धूप के माध्यम से थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, धूप के माध्यम से नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोडियम क्लोराइड और वाटर, इसका आंसर है मेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the pH रेंज ऑफ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक है, तो उसका पीएच क्या होगा, 0 से लेकर 3 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कुछ दिक्कत चल रही है। रेड ब्लड सेल जिसको कि हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम का उदाहरण है आपका फॉरेस्ट, जंगल क्या है, एक प्राकृतिक